हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कानपुर विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर की। और सेकेंड पेपर की यूनिट 5 है और इस यूनिट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम कवर करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम प्लानर के हैं और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो और इसमें हमने क्रॉस चेक भी किया है, करेक्ट क्वेश्चंस भी हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। और अगर आपने इससे पहले की यूनिट के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले ऊपर के जितने भी वीडियो हैं सेकंड पेपर के वो कवर कर लीजिए। उसके बाद जो है आप इसको देखिए ताकि अच्छे से आपकी तैयारी हो सके। और इस वीडियो के बाद जो है हम सेकंड पेपर के जितने भी और टॉपिक्स बचे हुए हैं वो हम पूरा कंप्लीट कर देना चाहते हैं ताकि आपका सेकंड पेपर पहले कंप्लीट हो जाए, फिर इसके बाद बाकी के बचे हुए प्रश्न जो हैं प्रश्न पत्र कंप्लीट करवाएंगे। तो यूनिट 5 है। आज इसकी यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए कि आपको हमारा प्रयास कैसा लगा। और आपकी जो भी प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई आपका अवश्य दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं समय ना लेते हुए। और दिया है यूनिट 5 है सेकंड पेपर की, पाठ्यक्रम मूल्यांकन और निर्धारण। पाठ्यक्रम मूल्यांकन और निर्धारण, ये यूनिट 5 है। और इसका परिचय दिया है कि यह लेख पाठ्यक्रम पेशेवरों के लिए खोज करके पाठ्यक्रम मूल्यांकन और छात्र मूल्यांकन की अपनी समझ विकसित करने के अवसर प्रदान करता है। पाठ्यक्रम के लिए अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रवृत्ति और तर्क मूल्यांकन और छात्र सीखने का मूल्यांकन। पाठ्यक्रम मूल्यांकन और छात्र के प्रकार और तरीके यानी मेथड्स का मूल्यांकन और निर्धारण के पुनर्गठन के लिए दृष्टिकोण। तो आप जो है इस थ्योरी को, जो भी यूनिट 5 है यानी कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन और निर्धारण, इसको जो है आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को थोड़ा स्पीड कम करके, ताकि आपके समझ में आ जाए। पाठ्यक्रम की 3 गतिविधियां होती हैं: पाठ्यक्रम मूल्यांकन, छात्र मूल्यांकन, विशिष्ट सामग्री क्षेत्रों में सीखने के परिणामों का आकलन। तो आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा। हम सीधे जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन पे आते हैं ताकि आपके जो प्रश्न है वो जल्दी से जल्दी कवर हो जाएं, आपका सेकंड पेपर पहले कंप्लीट हो जाए। तो आप इसको जो है वीडियो की स्पीड जो है स्लो करके पढ़ना, तो ताकि आपकी समझ में आ जाए, ये टॉपिक आपकी का क्लियर हो जाए और आपके एक भी प्रश्न न छूटें। तो आगे दिया है वैचारिक संरचना, हेडिंग्स हैं, हम हेडिंग्स के बारे में ध्यान देंगे, बाकी आप पढ़ लेना। पाठ्यक्रम मूल्यांकन क्या है उसके बारे में बताया गया है, फिर छात्र मूल्यांकन के बारे में बताया गया है। तो आप जो है यहाँ तक जो है पढ़ लेना। और आगे हम शुरू करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो हम कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है कि पाठ्यक्रम सुधार करने के अलावा हमें मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों है। पाठ्यक्रम सुधार करने के अलावा हमें मूल्यांकन करने की आवश्यकता क्यों है? ताकत और कमजोरियों की पहचान करने के लिए। या दूसरा दिया है वांछित परिणामों की निगरानी करें। अगर गाइड अगर सफलता के रूप में लेबल किया जा सकता है उपरोक्त सभी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सा, यानी कि गाइड अगर सफलता के रूप में लेबल किया जा सकता है। गाइड मतलब मार्गदर्शक या पथ प्रदर्शक, अगर सफलता के रूप में लेबल किया जा सकता है, इसलिए उसमें पाठ्यक्रम के क्या करना है? परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम मूल्यांकन का उद्देश्य है? पाठ्यक्रम उत्पाद में सुधार के लिए, इसका मूल्य और मूल्य निर्धारित करने के लिए, कमजोरियों और ताकत की पहचान करने के लिए, पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार बनाने के लिए छात्र का समर्थन करना। तो इसमें दिया है आगे दिया है कि ए और 3 सही हैं, 1 2 और 4 सही है, या 1 2 और 3 सही है, उपरोक्त सभी सही हैं। तो कौन सही है? 1 और 2 सही, यानी कि सही है। 1 और 2 सही, यानी कि 1 और 2 यानी सही है। पाठ्यक्रम उत्पाद में सुधार करने के लिए, पाठ्यक्रम मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? कि पाठ्यक्रम उत्पाद में सुधार करने के लिए, इसका मूल्य और मूल्य निर्धारित करने के लिए। तो 2 ऑप्शन सही, 1 और 2। अगला प्रश्न है 3 नंबर दिया है कि आर्नस्टीन के अनुसार ए और हॉकिंस 1998 पाठ्यक्रम मूल्यांकन है क्या है? कि एक प्रणाली या अभ्यास के दक्षता स्तर को निर्धारित करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया, डेटा इकट्ठा करने के लिए की गई प्रक्रिया जो किसी को यह तय करने में सक्षम बनाती है कि पाठ्यक्रम के पूरे पाठ्यक्रम को स्वीकार करना, पाठ्यपुस्तक के पूरे पाठ्यक्रम को स्वीकार करना, बदलना या समाप्त करना है या नहीं है। अगला है पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया में सुधार के लिए, कार्यान्वयन में आने वाली कमजोरियों और ताकतों के साथ साथ समस्याओं की पहचान करने के लिए। या फिर अगला है कि संशोधित करने या समाप्त करने के उद्देश्यों के लिए विकल्पों को पहचानने के लिए उपयोगी जानकारी को चित्रित करने, प्राप्त करने और प्रदान करने की प्रक्रिया
पाठ्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए, यानी कि आर्नस्टीन के अनुसार ए और हॉकिंस 1998 पाठ्यक्रम मूल्यांकन है क्या है कि एक प्रणाली या अभ्यास के दक्षता स्तर को निर्धारित करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 4 नंबर है कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन आवश्यक जानकारी प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है, शिक्षक को, स्कूल प्रबंधक को, पाठ्यक्रम विशेषज्ञ को या उपरोक्त सभी। तो पाठ्यक्रम मूल्यांकन आवश्यक जानकारी किसे प्रदान करता है, तो वो शिक्षक है, शिक्षक को प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सर्वोत्तम पाठ्यक्रम मूल्यांकन को पाठ्यक्रम कार्यान्वयन के अंत में ही लागू किया जाना चाहिए। क्या है, सही है, गलत है, दोनों है, और बी सही और गलत दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सर्वोत्तम पाठ्यक्रम मूल्यांकन को पाठ्यक्रम कार्यान्वयन के अंत में ही लागू किया जाना चाहिए, क्या है, गलत है। अगला प्रश्न दिया है कि पाठ्यक्रम के मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक मूल्य प्रश्न यानी वैल्यू द्वारा उल्लिखित आंतरिक मूल्य, बाह्य मूल्य, तुलनात्मक मूल्य, आदर्शीकरण मूल्य और निर्णय मूल्य के प्रकार हैं। किसने कहा है, ब्रैडली 1985 में, टैलमेज 1985, रॉल्फ टायलर 1950, रॉबर्ट स्टेक 1975। तो कब कहा है, तो रॉल्फ टायलर 1950 ने कहा है। अगला प्रश्न है कि तुलनात्मक मूल्य का प्रश्न है, तुलनात्मक मूल्य का प्रश्न है क्या। ऑप्शंस दिए हैं कि पाठ्यक्रम के लक्ष्यों और उद्देश्यों को निर्धारित करें, हर पहलू में उत्तरदाताओं की उपलब्धि के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में कार्यक्रम को कैसे बनाया जाए इसका विचार करना, या कुछ पहलुओं में पाठ्यक्रम के बीच तुलना जैसे कार्यक्रम सामग्री, कार्यान्वयन और उद्देश्य, या अगला दिया है कि यह तय करना कि पाठ्यक्रम के कौन से निर्णय निलंबित जारी रखा जाए, संशोधित या बंद किए जाने चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा, द हो जाएगा, ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा मिसप्रिंट है दोस्तों, थोड़ा ध्यान से अपना वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना ताकि आपके अच्छे से समझ में आ सके। बाकी हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। अगला प्रश्न है 8 नंबर की पाठ्यक्रम मूल्यांकन कितने प्रकार के होते हैं, 1, 2, 3 या 4 प्रकार के। तो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, पाठ्यक्रम मूल्यांकन 3 प्रकार के होते हैं, हमने पिछले वीडियो में बात की थी। अगला प्रश्न है नीचे उल्लिखित सभी उत्तर पाठ्यक्रम मूल्यांकन हैं सिवाय किसके, रचनात्मक मूल्यांकन के, सामूहिक मूल्यांकन के, योगात्मक मूल्यांकन के या नैदानिक मूल्यांकन के। तो किसके मूल्यांकन के सिवाय किसके, रचनात्मक मूल्यांकन के। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि इस प्रकार का मूल्यांकन आमतौर पर परियोजना के कार्यान्वयन से पहले या उसके दौरान परियोजना के डिजाइन और प्रदर्शन में सुधार के उद्देश्य से किया जाता है। किस प्रकार का, रचनात्मक मूल्यांकन, सामूहिक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन या नैदानिक मूल्यांकन। किस प्रकार का मूल्यांकन, तो सामूहिक मूल्यांकन क्या किया जाता है, इस प्रकार का मूल्यांकन यानी कि सामूहिक मूल्यांकन आमतौर पर परियोजना के कार्यान्वयन से पहले या उसके दौरान परियोजना के डिजाइन और प्रदर्शन में सुधार के उद्देश्य से किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर सामूहिक मूल्यांकन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर कि फॉर्मेटिव मूल्यांकन शामिल अनुमान डेटा, अवलोकन संबंधी डेटा और क्या है, सकारात्मक डेटा है, उत्तर विकल्प है, उत्तर विकल्प या उत्तर विकल्प। तो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, उत्तर विकल्प, यानी कि ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सेम शब्द दिए हैं तो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, उत्तर विकल्प। अगला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम सामग्री जजमेंटल डेटा शिक्षकों, पर्यवेक्षकों के साथ साथ छात्र को राय, निर्णय और प्रतिक्रिया प्रदान करने की अनुमति देता है। क्या ये सत्य है या गलत है, दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो ये क्या है, ये सत्य है कि पाठ्यक्रम सामग्री जजमेंटल डेटा जो है शिक्षकों, पर्यवेक्षकों के साथ साथ छात्र को राय, निर्णय और प्रतिक्रिया प्रदान करने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा प्राप्त डेटा होता है, कौन सा, न्यायिक डेटा होता है, अवलोकन डेटा होता है, योगात्मक या डेटा का पालन करें। तो कौन सा होता है, तो वो अवलोकन डेटा होता है। प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा प्राप्त डेटा कैसा होता है, अवलोकन डेटा होता है। अगला प्रश्न है मूल्यांकन जो सबसे अधिक डैश दिया है अक्सर के अंत में किया जाता है, ये परियोजना है कौन सी, नैदानिक मूल्यांकन, अनुवर्ती मूल्यांकन, सारांश मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन। तो कौन सी है, तो नैदानिक मूल्यांकन है, ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन स्कूल वर्ष की शुरुआत में होता है या एक नई इकाई से पहले। किस इकाई से, नैदानिक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, सारांश मूल्यांकन या योगात्मक मूल्यांकन। तो ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारांश मूल्यांकन। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन मॉडल जो कार्यक्रम के उद्देश्यों को किस सीमा तक निर्धारित कर सकता है, यह निर्धारित करने के लिए एक प्रक्रिया पर केंद्रित है, सफल हो। कौन सा मॉडल,
लक्ष्य मुक्त मॉडल, उत्तरदायी मॉडल, प्रभावशीलता मॉडल या उद्देश्य केंद्रित मॉडल। तो कौन सा होता है मॉडल? उद्देश्य केंद्रित मॉडल। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं हैं कौन सी? छात्र हित जो है, या व्यवहारिक कार्य का प्रशिक्षण, समग्र विकास, उपरोक्त सभी। तो गतिविधि केंद्रित पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या है? उसमें छात्र का हित होता है, व्यावसायिक कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है और समग्र विकास किया जाता है किसका? छात्र का। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि द राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी उसके सही उत्तर हैं। अगला प्रश्न दिया है 18 नंबर कि प्राथमिक कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम पर बल दिया जाता है किस पाठ्यक्रम पर? शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम पर, या एकीकृत पाठ्यक्रम पर, विषय आधारित पाठ्यक्रम पर, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक कक्षाओं के लिए इंटीग्रेटेड करिकुलम पर विशेष बल दिया जाता है, यानी कि एकीकृत पाठ्यक्रम पर विशेष बल दिया जाता है। अगला है कि उच्च स्तर पर पाठ्यक्रम का विकास और उसका विभिन्न स्तरों पर आवेदन है कैसा? क्षैतिज संगठन, लंबवत संगठन, केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत। कैसा है वो? केंद्रीकृत है। कैसा है पाठ्यक्रम? केंद्रीकृत पाठ्यक्रम है। तो ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि पाठ्यक्रम के बारे में मूल्य निर्धारण करना है क्या? पाठ्यक्रम का विकास, पाठ्यक्रम मूल्यांकन, पाठ्यक्रम का तत्व, पाठ्यक्रम डिजाइन। तो पाठ्यक्रम का मूल्य निर्धारण करना है किसका? पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। जब पाठ्यक्रम का मूल्यांकन होता है तब पाठ्यक्रम का मूल्य निर्धारण होता है। तो ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम विकास का तात्पर्य की कुल प्रक्रिया से है किसकी? कार्यान्वयन की, मूल्यांकन की, डिजाइनिंग की, उपरोक्त सभी। तो किसकी? उपरोक्त सभी, यानी कि कार्यान्वयन, मूल्यांकन और डिजाइनिंग। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला है कि पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? हमने पिछले कई बार रिपीट हो चुका है प्रश्न, पिछले वीडियोज में देख चुके हैं। इसके प्रभावशीलता मूल्यांकन की, उद्देश्य की, विधि या डिजाइन द्वारा। तो किसके द्वारा? तो मूल्यांकन के द्वारा पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता निर्धारित की जाती है। अगला है कि पाठ्यक्रम के तत्वों की व्यवस्था हो सकती है कैसे? पाठ्यक्रम डिजाइन, पाठ्यक्रम फाउंडेशन, पाठ्यक्रम निर्माण या पाठ्यक्रम का विकास। तो पाठ्यक्रम के तत्वों की व्यवस्था कैसी हो सकती है? तो पाठ्यक्रम डिजाइन में हो सकती है, पाठ्यक्रम के डिजाइन के द्वारा हो सकती है। अगला है कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन के व्यावहारिक उद्देश्यों का मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जॉन डेवी के द्वारा, टायलर के द्वारा, हिल्डा टाबा के द्वारा या स्टीफन बीम के द्वारा। तो किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर बा टायलर के द्वारा पाठ्यक्रम मूल्यांकन के व्यावहारिक उद्देश्यों का मॉडल टायलर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका राइट आंसर बा हो जाएगा। अगला है कि पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त विधि है कौन सी? योगात्मक मूल्यांकन, नैदानिक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। तो पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए प्रयुक्त विधियां कौन सी? ये 3 विधियां हैं, मूल्यांकन विधि, योगात्मक मूल्यांकन विधि, नैदानिक मूल्यांकन विधि और रचनात्मक मूल्यांकन विधि। 3 विधियां। तो ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाना मुख्य कार्य है किसका? शैक्षिक मनोविज्ञान का, शैक्षिक दर्शन का, अर्थशास्त्र का या इतिहास का। तो किसका है? ऑप्शन नंबर ए शैक्षिक मनोविज्ञान का है। ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पाठ्यक्रम के विकास को प्रभावित करने वाले बल हैं कौन से? पाठ्यक्रम का डिजाइन, पाठ्यक्रम मूल्यांकन, पाठ्यक्रम के तत्व या पाठ्यक्रम की नींव। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? द पाठ्यक्रम की नींव इसका आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि पाठ्यक्रम के दार्शनिक आधार का संबंध है क्या? संबंध विचार, इतिहास, अर्थव्यवस्था या सामग्री। तो क्या है? विचार है। ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये जो है यूनिट 5 है सेकंड पेपर की, ये कंप्लीट हो गई हमारी। उसके बाद हम आगे यूनिट देखते हैं। यूनिट नंबर 6 है शैक्षिक सांख्यिकी। तो इस वीडियो को अंत तक देखना। इस जो शैक्षिक सांख्यिकी टॉपिक है, इस टॉपिक की जो परिचय दिया है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, आप जो है इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। थ्योरी है ये थोड़ा, तो थ्योरी से आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो क्या होंगे? आपके क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए आपको थ्योरी जो है इसकी पढ़ना अनिवार्य है, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर चाहे जो क्वेश्चन पूछा जाए। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप हेडिंग है। दूसरी है कि सह संबंध का अर्थ, और ये आपको ध्यान से पढ़ते रहना है। उसके बाद जो है आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। हम आगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे सीधे आ रहे हैं, आप उसको सॉल्व करिए, वहाँ से देखिए। बाकी ये आप पढ़ लेना, थोड़ा समझ लेना। सामान्य वर्ग के लक्षण क्या हैं, और उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ गए। हम आइए देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसके सांख्यिकी के। तो पहला क्वेश्चन दिया है
डेटा के एक सेट के केंद्र को इंगित करने वाला कोई भी उपाय बढ़ते या घटते परिमाण में व्यवस्थित का माप कहलाता है। किसका? तिरछापन का, समरूपता का, केंद्रीय प्रवृत्ति का या फैलाव का। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का। तो आप इसको जरा ध्यान देना, केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होता है इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, इसका टॉपिक क्या है, इसका अर्थ क्या है। अगला है कि स्कोर जो केंद्रीय प्रवृत्ति के उपायों से काफ़ी भिन्न होते हैं कहलाती हैं क्या? कच्चे स्कोर, सर्वश्रेष्ठ स्कोर या चरम स्कोर या जेड स्कोर क्या कहलाती हैं? तो चरम स्कोर कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नीचे सूचीबद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति का विषय है कौन सा? कच्चा स्कोर, माध्य, रेंज या मानक विचलन। तो नीचे सूचीबद्ध केंद्रीय प्रवृत्ति का विषय क्या है? माध्य। ये आपने पढ़ा होगा, अगर आप आपने गणित पढ़ा हो तो इसमें माध्य और माध्यिका वगैरह, मानक विचलन वगैरह पढ़ाया जाता है, तो इसमें माध्य होता है। ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सभी प्रेक्षणों के योग को किस संख्या से विभाजित किया जाता है जिसे अवलोकन कहा जाता है? किस संख्या से? अंकगणित माध्य से, ज्यामिति माध्य से, माध्यिका से या हार्मोनिक माध्य से। तो अंकगणित माध्य से किया जाता है। ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक बारंबारता बंटन के अंकगणितीय माध्य की गणना करते समय एक वर्ग के प्रत्येक मान को बराबर माना जाता है। क्या वर्ग चिन्ह माना जाता है, निचली सीमा माना जाता है, ऊपरी सीमा या निम्न वर्ग सीमा माना जाता है? तो कौन सी सीमा? निचली सीमा माना जाता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मूल और पैमाने के परिवर्तन की गणना के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या अंकगणितीय माध्य, ज्यामितीय माध्य, निचला और ऊपरी चतुर्थक या भारित माध्य? तो क्या प्रयोग किया जाता है? तो अंकगणितीय माध्य प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर दिया है कि नमूना माध्य है। क्या नमूना माध्य? पैरामीटर, सांख्यिकी, परिवर्तनीय या लगातार? तो क्या है? तो सांख्यिकी पैरामीटर। नमूना माध्य का है क्या है? सांख्यिकी है। नमूना माध्य क्या है? सांख्यिकी है। तो ऑप्शन नंबर बा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 8 है, जनसंख्या माध्य कहलाती है क्या? असतत चर, सतत चर, पैरामीटर या नमूनाकरण इकाई? क्या कहलाती है? तो पैरामीटर कहलाती है। जनसंख्या माध्य पैरामीटर कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि समांतर माध्य अत्यधिक प्रभावित होता है। समांतर माध्य अत्यधिक प्रभावित होता है कहाँ? कब? मध्यम मूल्य में, बेहद छोटे मूल्य में, अजीब मूल्य में या अत्यधिक बड़े मूल्य में। तो समांतर माध्य कब प्रभावित अत्यधिक होता है? अत्यधिक बड़े मूल्य में समांतर माध्य प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि डेटा के प्रत्येक अवलोकन में एक स्थिर मान जोड़ा जाता है तब अंकगणितीय माध्य प्राप्त होता है। कैसा? निरंतर घटना, घटाना, स्थिरांक जोड़ना, स्थिरांक को विभाजित करना या स्थिरांक गुणा करना। तो स्थिरांक को जोड़ना। ऑप्शन नंबर 22 इसका स्थिरांक को जोड़ना ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमेशा सत्य है? चरम स्कोर पर माध्य का प्रभाव पड़ता है, औसत का चरम स्कोर पर प्रभाव पड़ता है, चरम स्कोर का माध्य पर प्रभाव पड़ता है और चरम स्कोर का माध्यिका पर प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सा, यानी कि चरम स्कोर का माध्य पर प्रभाव पड़ता है। चरम स्कोर का माध्य पर प्रभाव पड़ता है। तो नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि सेट के निचले भाग में चरम स्कोर का उन्मूलन का प्रभाव है। सेट के निचले भाग में चरम स्कोर का उन्मूलन का प्रभाव है क्या? माध्य को कम करना, माध्य को बढ़ाना। तो कोई प्रभाव नहीं या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो माध्य को बढ़ाना यानी कि माध्य बढ़ाना ये इसका उन्मूलन का प्रभाव होगा। अगला है कि सेट के शीर्ष पर चरम स्कोर का उन्मूलन है। कैसा? माध्य कम करना, माध्य बढ़ाना, कोई प्रभाव नहीं या बताना मुश्किल है। तो ऑप्शन नंबर क्या है? माध्य को कम करना, यानी माध्य कम करना। क्या सेट के शीर्ष पर चरम स्कोर का उन्मूलन क्या होगा? जब उन्मूलन किया जाएगा तो माध्य क्या होगा? कम होगा। अगला है कि माध्य से लिए गए विचलनों का योग है। माध्य से लिए गए विचलनों का योग है हमेशा शून्य के बराबर होगा या एक कुछ बार शून्य के बराबर या शून्य के बराबर कभी नहीं या शून्य से कम। तो माध्य से लिए गए विचलनों का योग क्या होगा? हमेशा शून्य के बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि s इक्वल टू 25, यदि s बराबर 25 है तो निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम होगा? आ होगा, बा होगा, सा होगा या दा होगा? कौन सा होगा? बा होगा, यानी s ब्रैकेट में x माइनस 25 ब्रैकेट क्लोज इंटू 2 यानी बा होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा।
फिर है कि माध्य के बारे में विचलनों के वर्गों का योग है। क्या कौन सा योग है? शून्य, अधिकतम, न्यूनतम या उपरोक्त सभी। तो क्या होगा? न्यूनतम होगा। माध्य के बारे में विचलनों के वर्गों का योग क्या होगा? न्यूनतम होगा। ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक निश्चित वितरण के लिए यदि एस इंटू ब्रैकेट में एक्स माइनस 20 इक्वल टू 25 इन कॉमा एस इंटू एक्स माइनस 25 इक्वल टू 0 और एस इंटू एक्स माइनस 35 इक्वल टू माइनस 25 है, तो है के बराबर है। किसके बराबर होगा? 20 के, 25 के, माइनस 25 के या माइनस प्लस 35 के। तो क्या होगा? प्लस 25 के, यानी कि बा राइट आंसर हो जाएगा प्लस 25। अगला प्रश्न है यदि एक श्रृंखला में सभी मान हैं तो क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सा होगा या दा होगा। तो क्या होगा? आ होगा, यानी ए एम इक्वल टू जी एम इक्वल टू एच एम। ए एम इक्वल टू जी एम इक्वल टू एच एम, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि डी के परिवर्तन से औसत प्रभावित होते हैं। क्या? उत्पत्ति, स्केल, दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोनों प्रभावित होते हैं, उत्पत्ति और स्केल दोनों प्रभावित होते हैं। अगला है कि किसी चर के मानों के विचलनों के वर्गों का योग सबसे कम होता है जब विचलनों को निम्न से मापा जाता है। किससे? निम्न से। निम्न में से कौन से हैं? हरात्मक माध्य से, ज्यामितीय माध्य से, माध्यिका से या अंकगणित माध्य से। तो किससे? जब हरात्मक माध्य से मापा जाता है तो क्या होता है कि विचलनों के वर्गों का योग सबसे कम होता है। अगला है कि यदि x1, x2, x3 डैश डैश xn AR माध्य वाले n प्रेक्षण हो और यदि y इक्वल टू 4 अंकगणित x प्लस माइनस 2 हो तो बराबर है। किसके बराबर? 4x के, 4 प्लस माइनस 2 के, 4 इंटू 4 कॉमा 2 के। तो किसके बराबर होगा? 4 प्लस माइनस 2 के, यानी ऑप्शन नंबर सा राइट आंसर हो जाएगा प्लस माइनस 2। अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न दिया है कि यदि इक्वल टू 100 है और y इक्वल टू 2x है, 2x माइनस 200, तो y का माध्य, y मानों का माध्य होगा क्या? 0, 2, 100 या 200। तो क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर होगा। ये सॉल्व करने वाले प्रश्न हैं तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा ध्यान से आप इस टॉपिक को क्लियर कीजिए। अगला है कि चरण विचलन विधि या कोडिंग विधि है की गणना किसकी? अंकगणितीय माध्य की, ज्यामितीय माध्य की, भारित माध्य की या हरात्मक माध्य की। किसकी है? तो अंकगणित माध्य की है। ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि x1 इक्वल टू 20, x2 इक्वल टू माइनस 20 दिया है तो अंकगणित माध्य होगा क्या? शून्य होगा, अनंत होगा, असंभव होगा या बताना मुश्किल है। तो बताना मुश्किल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10 प्रेक्षणों का माध्य 10 है, सभी प्रेक्षणों में 10 की वृद्धि की गई है, बढ़ी हुई टिप्पणियों का विषय होगा क्या? 10 होगा, 1.1 होगा, 10.1 होगा या 11 होगा। तो क्या होगा? 11 होगा। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दिए गए डेटा में वह औसत जिसका मान सबसे कम है क्या है? माध्यम कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा, हरात्मक माध्य या ज्यामितीय माध्य कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा? हरात्मक माध्य कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 27 दिया कि प्रथम n प्राकृतक संख्याओं का प्रतिदर्श माध्य है क्या? आ, बा, सा या दा। तो क्या होगा? दा होगा, यानी कि दा होगा n+1 इंटू बाई 2, n+1/2 होगा। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसी औसत के किस युग्म की गणना नहीं की जा सकती? औसत के किस युग्म की गणना नहीं की जा सकती जब इनमें से एक श्रृंखला में संख्या शून्य है? ज्यामितीय माध्य और माध्यिका की, ज्यामितीय माध्य और हार्मोनिक माध्य, सरल माध्य और भारित माध्य, हरात्मक माध्य और बहुलक माध्य। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? हरात्मक माध्य और बहुलक, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि विचलनों का योग शून्य होता है जब विचलन लिया जाता है माध्यम, माध्यिका, बहुलक या ज्यामितीय माध्य। तो जब माध्यम जब क्या लिया जाता है? तो माध्यम लिया जाता है, तब क्या होता है कि उसका विचलनों का योग शून्य होता है जब विचलन माध्यम लिया जाता है। ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर है कि जब एक श्रृंखला में मान समान महत्व के नहीं होते हैं, हम गणना करते हैं किसकी? अंकगणित माध्य, ज्यामितीय माध्य की, भारित माध्य की या बहुलक की। तो किसकी करते हैं? तो भारित माध्य की। ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि जब एक श्रृंखला में सभी मान समान संख्या में होते हैं तो इसकी गणना करना संभव नहीं है। किसकी? अंकगणित माध्य की, ज्यामितीय माध्य की, हरात्मक माध्य की या भारित माध्य की। किसकी गणना करना संभव नहीं होता है? भारित माध्य की। तो ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रत्येक डेटा मान को एक भार निर्दिष्ट करके प्राप्त डेटा के एक सेट के लिए माध्य जो इसके सापेक्ष महत्व को दर्शाता है सेट के भीतर कहा जाता है। क्या? ज्यामितीय माध्य कहा जाता है, हरात्मक माध्य कहा जाता है, भारित या संयुक्त माध्य कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो वो भारित माध्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दो मानों के ज्यामितीय माध्य और हार्मोनिक माध्य हैं क्रमशः 8 और 16, तो मानों का समांतर माध्य होगा। अगर क्रमशः 8 और 16 जो है ज्यामितीय माध्य और हार्मोनिक माध्य 8 और 16 है तो मानों का समांतर माध्य होगा। क्या होगा? 4 होगा, 16, 24 या 128। तो क्या होगा? तो वो 16 होगा। समांतर माध्य कितना? 16 होगा। ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि 10 पदों का समांतर माध्य 4 है और 5 पदों का समांतर माध्य 10 है। संयुक्त समांतर माध्य है। क्या होगा? 4, 5, 6 या 90। तो क्या होगा? 6 होगा। ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है प्रश्न 35 नंबर कि सबसे छोटे से सबसे बड़े या सबसे बड़े से तक क्रमिक होने के बाद मानों का मध्य बिंदु सबसे छोटा कहा जाता है। क्या? माध्यम, माध्यिका, निचला चतुर्थक या ऊपरी चतुर्थक क्या कहा जाता है? तो माध्यिका कहा जाता है। माइका नहीं होगा यहाँ पे, माध्यिका होगा। ये आप करेक्ट कर लेंगे। अगला है 36 नंबर दिया है कि एक असतत माध्यिका की गणना में पहला कदम चर निर्धारित करने के लिए है। क्या? संचयी आवृत्तियों, सापेक्ष वर्जन, सापेक्ष आवृत्तियों या सारणी। तो पहला चर निर्धारित करने के लिए है क्या? ऑप्शन नंबर इसका द। सारणी निर्धारित करने के लिए पहला चर होता है। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गुणात्मक डेटा के लिए उपयुक्त औसत है। क्या? माध्यम, माध्यिका, बहुलक या ज्यामितीय माध्य। तो गुणात्मक डेटा के लिए उपयुक्त औसत क्या है? माध्यिका है। ऑप्शन नंबर 22 का माध्यिका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक परीक्षा का माध्यिका चरम स्कोर का निम्नलिखित प्रभाव होगा। एक माध्यिका चरम स्कोर का निम्नलिखित प्रभाव क्या होगा? उनका इस पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता, या वे इसे बढ़ाने के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं, वे इसे कम कर सकते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है? वे उनका इस पर कोई प्रभाव नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर दिया है कि गणना करने से पहले हमें डेटा की व्यवस्था करनी चाहिए। किसके माध्यम से? माध्यम कौन से डेटा? माध्यम की, माध्यिका से, बहुलक से या ज्यामितीय माध्य से। तो किस प्रकार के डेटा की व्यवस्था करनी चाहिए? तो माध्यिका के डेटा की व्यवस्था करनी चाहिए। अगला है कि यदि किसी आंकड़ों में सबसे छोटा प्रेक्षण घटा दिया जाए तो औसत जो प्रभावित नहीं होता है, कौन होता है? वो बहुलक होगा, माध्यिका होगा, माध्य होगा या हरात्मक माध्य होगा। क्या होगा? वो माध्यिका होगा। ऑप्शन नंबर बा राइट आंसर माध्यिका हो जाएगा। अगला है कि यदि डेटा में एक चरम मान है तो उपयुक्त औसत है। क्या? माध्यम, भारित माध्य, माध्यिका या ज्यामितीय माध्य। तो भारित क्या होगा? भारित माध्य। ऑप्शन नंबर नहीं, भारित माध्य नहीं होगा, माध्यिका होगा। ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर हो जाएगा, माध्यिका। अगला दिया है कि विचलनों से लिए जाने पर मानों के निरपेक्ष विचलन का योग सबसे कम होता है। माध्यम, बहुलक, माध्यिका, क्यों? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? माध्यिका। तो ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंकगणित माध्य और ज्यामितीय माध्य दो प्रेक्षण क्रमशः 4 और 8 हैं, फिर हार्मोनिक इन दो प्रेक्षणों का माध्य है। क्या? 4 होगा, 8 होगा, 16 या 32 होगा। तो क्या हो, कितना होगा? 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रेक्षणों को आरोही में व्यवस्थित करने के बाद डेटा के एक सेट को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले चर के मान परिमाण के क्रम को कहा जाता है। क्या? चतुर्थक, दशमक, प्रतिशत बताना मुश्किल है। तो क्या कहा जाता है? चतुर्थक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक सममित बटन के निचले और ऊपरी चतुर्थांश या चतुर्थांक क्रमशः 40 और 60 हैं का मूल्य माध्यिका है। कितना? 40, 50, 60 या 60 - 40/2। तो क्या होगा? 50 होगा। कितना? 50 होगा। ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यदि एक असतत श्रृंखला में 75% मान 30 से कम है तो Q3 इज लेस दैन ग्रेटर दैन
75 सॉरी, या बा, सा या दा, तो कौन सा होगा? तो सा होगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि यदि एक असतत श्रृंखला में 75% मान 50 से अधिक है तो कौन सा सही होगा? आ सही होगा, बा सही होगा, सा या दा, कौन सा होगा? तो आ सही होगा कि 1 = 50। अगर अगला है कि यदि एक असतत श्रृंखला में 25% मान 75 से अधिक है, 25% मान 75 से अधिक है तो कौन सा होगा? आ, बा, सा या दा, कौन सा होगा? तो सा होगा। कौन सा? Q3 = 75 होगा। अगला है कि यदि एक असतत श्रृंखला में 40% मान 40 से कम है तो कौन सा होगा? आ होगा, बा होगा, सा होगा या दा होगा, तो कौन सा होगा? D4 = 40, यानी कि D4 = 40 होगा। अगला है कि यदि एक असतत श्रृंखला में 15% मान 40 से अधिक है तो P15 = 70, P85 = 75, P85 = 70 या P70 = 70, तो कौन सा होगा? तो P85 = 70 होगा। ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 51 नंबर दिया है कि एक क्रमिक श्रेणी का मध्यमान कहलाता है क्या? माध्यिका, 5वां दशमक, 50वां प्रतिशतक, उपरोक्त सभी। क्या कहलाता है? उपरोक्त सभी कहलाते हैं, जिनमें से माध्यिका, 5वां दशमक और 50वां प्रतिशतक होता है। अगला प्रश्न है 52 नंबर दिया है, यदि एक असतत श्रृंखला में 50% मान 50 से कम है तो आ होगा, बा, सा या दा, कौन सा होगा? तो दा होगा। उपरोक्त सभी होंगे, यानी कि Q2 = 50, D5 = 50, P50 = 50, ये इसका राइट आंसर दा हो जाएगा। अगला है कि बंटन का बहुलक या मॉडल मान वह मान है जिसकी आवृत्ति जिसके लिए आवृत्ति है। वह मान है आवृत्ति जिसके लिए आवृत्ति है क्या? कम से कम है, आवृत्ति का अधिकतम आवृत्ति है, विषम संख्या आवृत्ति है, आवृत्ति सम संख्या है, तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बा अधिकतम है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बच्चों के लिए जूते के औसत आकार के लिए उपयुक्त औसत है, यानी एवरेज है क्या? माध्य, बहुलक, माध्यिका या ज्यामिति माध्य, तो क्या होगा? बहुलक होगा। ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि एक माप जो सबसे बड़ी आवृत्ति से मेल खाता है, डेटा के एक सेट को कहा जाता है क्या? माध्यम, माध्यिका, बहुलक या प्रतिशतक, तो क्या कहा जाता है? वो बहुलक कहा जाता है। सा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 56 नंबर दिया है कि निम्न में से किस औसत के लिए गणना नहीं की जा सकती? प्रेक्षण 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, 10, किंतु क्या किस औसत के लिए? माध्यम के लिए, माध्यिका के लिए, बहुलक या उपरोक्त सभी के लिए, तो किसके लिए? बहुलक के लिए गणना नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 57 दिया है कि श्रृंखला 0, 0, 0, 2, 2, 3, 3, 8, 10 का बहुलक है। क्या है? 0 होगा, 2 होगा या 3 होगा, तो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? तो 3 बार 0 है, 2 बार 2 है, 2 बार 3 है और 1 बार 8 है, 1 बार 10 है। बहुलक क्या होगा? जिसकी संख्या अधिक होगी, यानी कि 0, 3 बार है तो बहुलक क्या है इसमें? 0 है। ऑप्शन नंबर आ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2 प्रकार के वितरण को कहते हैं क्या? यूनिमॉडल, विमॉडल, मल्टीमॉडल या सामान्य, तो क्या कहते हैं? बीमॉडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 59 नंबर है, सांख्यिकी शब्द का आदर्श अक्षर है। सांख्यिकी शब्द का आदर्श अक्षर है क्या? जैसा टी, एस और आई दोनों, एस और टी दोनों, तो कैसा है? एस और टी दोनों। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि 2 धनात्मक संख्या का समांतर माध्य और आवर्त माध्य 4 और 16 है तो उनका गुणोत्तर माध्य होगा कैसा? 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा या 64 होगा, तो क्या होगा? 8 होगा। ये बा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि निम्न में से कौन सा कथन हमेशा सही होता है? माध्य इक्वल टू माध्य माइनस बहुलक, अंकगणित माध्य इक्वल टू ज्यामिति माध्य माइनस हरात्मक माध्य, माध्यिका इक्वल टू Q2 इक्वल टू D5 इक्वल टू P5 P50 या बहुलक इक्वल टू 2 माध्यिका माइनस 3 माध्य, तो इसमें कौन सा हमेशा सही होता है? तो माध्यिका इक्वल टू Q2 इक्वल टू D5 इक्वल टू P50, ये राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न है 62 नंबर दिया है कि एक माध्य
सममित श्रृंखला में समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक इस प्रकार संबंधित हैं। माध्य माइनस बहुलक इक्वल टू 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका, या फिर ब दिया है या सा या दा, कौन सा होगा? इसमें आ होगा, यानी कि यही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 63 नंबर दिया है कि माध्यम रूप से विषम वितरण में माध्य बराबर होता है किसके? आ के, बा, सा या दा, किसके होता है? तो आ के। इसका राइट नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये आ सही हो जाएगा। अगला दिया है कि एक मामूली विषम वितरण में किसका मान माध्यिका द्वारा दिया जाता है? किसका मान दिया जाता है? तो सा। ये राइट आंसर हो जाएगा कि 2 माध्य माइनस बहुलक अपॉन 3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मध्यम विषम वितरण के लिए बहुलक का मान होता है गणना के रूप में, क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा या चौथा होगा, कौन सा होगा? तो दूसरा होगा, यानी कि 3 माध्य माइनस 2 माध्य, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, तो ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 66 नंबर दिया है कि मध्यम रूप से विषम वितरण में माध्य इक्वल टू 55 और माध्यिका इक्वल टू 30, तो बहुलक का मान है क्या? ए, बी, सी या डी, तो क्या होगा? ए होगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यदि किसी बारंबारता बंटन के लिए विषयक 10 है और बहुलक 30 है तो माध्य का सन्निकट मान किसके बराबर है? ए के, बी के, सी के या डी के, तो किसके बराबर है? तो ए के बराबर, यानी कि 0 के बराबर है। इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। अगला है कि मध्यम विषम वितरण में माध्य और बहुलक का मान क्रमशः 15 और 18 होता है। मूल्य माध्यिका होगी कितनी? ए, बी, सी या डी, क्या होगी? और सी होगी, यानी कि 16 होगी। ऑप्शन नंबर एस यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सा सही होगा। अगला है कि 69 नंबर दिया है कि 3, -11 मानों के लिए ज्यामितीय माध्य और हरात्मक माध्य 0, 63, -14, 100 है। तो क्या होगा? 0 और 3 होगा, 3 और -3 होगा, 0 और 0 है या असंभव होगा, तो क्या होगा? असंभव हो गया, इनफाइनाइट होगा। इसका राइट आंसर दा हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक विषम कोण में सही वितरण है? आ, बी, सी या डी, कौन सा सही है? तो ए सही, यानी कि आ सही है कि माध्य बराबर माध्य माइनस बहुलक, ये सही है सकारात्मक विषम कोण में। अगला है कि यदि माध्य, माध्यिका और बहुलक के मान एक मॉडल वितरण में मेल खाते हैं तो वितरण होगा कैसा? बाईं ओर तिरछा होगा, दाईं ओर तिरछा होगा, मल्टी मॉडल होगा या सममित होगा, तो कैसा होगा? सममित होगा। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा, सममित हो जाएगा। अगला दिया है कि 72 नंबर दिया है कि एक वक्र जो दाईं ओर झुकता है कहलाता है सकारात्मक रूप से तिरछा, नकारात्मक रूप से तिरछा, सममित, ए और बी दोनों, तो कैसा कहलाता? सकारात्मक रूप से तिरछा कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि माध्य से लिए गए विचलनों का योग है कैसा? हमेशा 0 के बराबर, कुछ बार 0 के बराबर, 0 के बराबर कभी नहीं, 0 से कम, तो कैसा है? 0 से कम है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि डेटा के एक सेट में एक मोड है और इसका मान माध्य है तो वितरण से कम को कहा जाता है क्या? सकारात्मक रूप से तिरछा, नकारात्मक रूप से तिरछा, सममित या सामान्य, तो 74 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सकारात्मक रूप से तिरछा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सभी गैर शून्य के उत्पाद की प्रासंगिकता जड़, लेना और सकारात्मक मान कहलाते हैं क्या? अंकगणित माध्य, ज्यामितीय माध्य, हार्मोनिक माध्य या संयुक्त माध्य, तो क्या कौन कहलाते हैं? ज्यामितीय माध्य सकारात्मक मान कहलाते हैं। अगला है कि प्रतिशत दरों और अनुपातों में सबसे अच्छा औसत है किसका? गणित माध्य का, निचला और ऊपरी चतुर्थक का, ज्यामितीय माध्य का, हार्मोनिक माध्य का, तो ऑप्शन नंबर 27 का ज्यामितीय माध्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 77 दिया है कि जनसंख्या में औसत प्रतिशत वृद्धि की गणना के लिए उपयुक्त औसत है ज्यामितीय माध्य, हार्मोनिक माध्य, संयुक्त या जनसंख्या मतलब, तो ज्यामितीय माध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि यदि प्रत्येक में 10% जोड़ा जाए, चर का मान जोड़ा जाए, ज्यामितीय न्यू वेरिएबल का माध्य इसके द्वारा जोड़ा जाता है किसके? कितना? 10, 1/100, 10% या 1.1, तो कितना होगा इसका? तो सा होगा 10% होगा। ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया 79 नंबर दिया है कि यदि एक चर x के प्रत्येक प्रेक्षण में 20% की वृद्धि की जाती है
तो ज्यामितीय माध्य भी बढ़ जाता है। कितना? 20 गुना 1/20 गुना 20% या 100%। कितना बढ़ जाता है? तो 20% बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर दिया है कि यदि किसी श्रेणी में कोई मान ऋणात्मक है तो हम 80 नंबर दिया है कि यदि किसी श्रेणी में कोई मान ऋणात्मक है तो हम नहीं कर सकते इसे परिकलित करें। ये कुछ उल्टा दिया हुआ है। यदि किसी श्रेणी में कोई मान ऋणात्मक है तो हम इसे नहीं कर सकते इसे परिकलित करें। हम इसे परिकलित नहीं कर सकते, ये होगा इसका। तो क्या कौन सा होगा? ऑप्शन माध्यम होगा, माध्यिका होगा, ज्यामितीय माध्य, हरात्मक माध्य होगा। तो कौन सा होगा? सा नंबर होगा, ज्यामितीय माध्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 81 नंबर है कि धनात्मक संख्याओं x के समुच्चय का ज्यामितीय माध्य 1 x2 x3 xn उनके बराबर समांतर माध्य से कम या उसके बराबर हैं, लेकिन उनसे अधिक या उसके बराबर हैं। कितना होगा? क्या होगा वो? हरात्मक माध्य, माध्यिका, बहुलक या निचला और ऊपरी चतुर्थक। तो ऑप्शन नंबर ए हरात्मक माध्य इसका आंसर ए होगा। अगला है कि 2 4 8 का ज्यामितीय माध्य होगा कितना? 6 4 14/3 या 8। कितना होगा? 4 होगा। यानी कि 2 4 8 का ज्यामितीय माध्य क्या होगा? 4 होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ज्यामितीय माध्य उपयुक्त होता है जब मान इस प्रकार दिए जाते हैं। किस प्रकार? प्रोपोर्शन के अनुपात में, प्रतिशत दर में या उपरोक्त सभी में। तो उपरोक्त सभी में यानी कि प्रोपोर्शन में दिए हों, अनुपात में दिए हों या और प्रतिशत दर में दिए हों, तो तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है 84 नंबर दिया है कि यदि दो संख्याओं x1 x2 का गुणोत्तर 9 है, यदि x1 = 3 तब x2 के बराबर होगा कितना? 3 होगा, 9 होगा, 27 होगा या 81 होगा। तो कितना होगा? तो 27 होगा। यानी कि अगर x1 बराबर 3 दिया है तो x2 बराबर क्या होगा? तो x2 बराबर हो जाएगा 9 3 27 यानी कि 27 हो जाएगा। सा नंबर सही हो जाएगा। अगला है कि यदि दो प्रेक्षणों का ज्यामिति a = 2 और b = -2 है तो उनका माध्य कितना होगा? तो वो उनका माध्य असंभव हो जाएगा, यानी इनफाइनाइट हो जाएगा। अगला है कि -4 -2 और 8 का ज्यामितीय माध्य है, कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। असंभव यानी इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, संभव हो जाएगा। अगला है कि मर्दों की संख्या के योग के बीच का अनुपात वास्तविक वस्तुओं के पारस्परिक को कहा जाता है क्या? अंकगणितीय माध्य, ज्यामितीय माध्य, हरात्मक माध्य, बहुलक क्या कहा जाता है? तो हरात्मक माध्य कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सा। अगला है कि औसत की गणना के लिए उपयुक्त औसत एक यात्रा की गति है, कौन सी? माध्यिका की, अंकगणित की, बहुलक की या हरात्मक माध्य की। तो ऑप्शन नंबर द इसका हरात्मक माध्य राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 79 नंबर है, हार्मोनिक माध्य निम्न को महत्व देता है, किसको? छोटे मूल्य को, बड़े मूल्य को, सकारात्मक या नकारात्मक मूल्य को। तो बड़े मूल्य को महत्व देता है। हार्मोनिक माध्य किसको? बड़े मूल्य को महत्व देता है। अगला प्रश्न दिया है कि 5 9 10 5 9 11 0 17 13 के मानों का आवर्त माध्य है, कितना? 9.5 6.2 0 या असंभव। तो असंभव यानी इनफाइनाइट इसका मान है, असंभव है। अगला है कि यदि दो संख्याओं x1 और x2 का हार्मोनिक माध्य 6 - 4 है, अगर इतना है तो इतना है तो क्या होगा? 4 10 16 या 20। कितना होगा? तो 4 होगा। ये इसका राइट आंसर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला है कि यदि a = 5 और b = -5 है तो उनका आवर्त माध्य होगा, कितना होगा? -5 5 0 या ये। तो ऑप्शन नंबर द इसका कौन सा ऑप्शन होगा? द, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि एक खुले अंत आवृत्ति वितरण के लिए यह संभव नहीं है ढूंढने के लिए, क्या ढूंढने के लिए संभव नहीं है? अंकगणित माध्य, ज्यामितीय माध्य, हार्मोनिक माध्य, उपरोक्त सभी। तो क्या ढूंढने के लिए आवश्यक नहीं है? तो उपरोक्त सभी, ये ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका जरा क्लियर कर लेना क्या होगा। अगला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप को ध्यान में रखा जाता है? केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप में स्कोर का परिमाण ध्यान में रखा जाता है? स्कोर का परिमाण ध्यान में रखा जाता है किसमें? माध्यिका में, विस्तार में, बहुलक या माध्य में। तो माध्य में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप को स्कोर का परिणाम ध्यान में रखा जाता है? किस माप की स्कोर का परिणाम ध्यान में रखा जाता है? तो माध्य के। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है कि आंकड़ों के क्रमित समुच्चय की माध्यिका वह मान है जो निरूपित करता है क्या? माध्य से मानों के वर्ग विचलन का माध्य, सबसे अधिक बार देखा गया मूल्य, डेटा मानों का अंकगणितीय औसत, या डेटा सेट के मध्य या अनुमानित माध्य। तो ऑप्शन नंबर इसका द हो जाएगा, डेटा सेट के माध्य या अनुमानित माध्य, मध्य नहीं माध्य होगा ये। अब राइट आंसर द हो जाएगा। अगला है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का एक माप उस मान के रूप में दिया जाता है जिसके ऊपर आधे मान गिरते हैं और कौन से आधे से नीचे मूल्यों में गिरावट को कहा जाता है क्या? मैक्सिमा, बहुलक, माध्यिका या माध्य क्या कहा जाता है? माध्यिका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सा इसका माध्यिका हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि प्राप्तांकों के निम्नलिखित समुच्चय का माध्यांक या माध्याम है क्या है? 19, 5, 12, 10, 14 कौन सा होगा इसमें? तो होगा 12 होगा ऑप्शन नंबर ये राइट, यानी कि दो इधर हैं तो इनके बीच का माध्य क्या होगा? 12 होगा। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 10 संख्याओं का विषय वस्तु 58 है। 10 संख्याओं का विषय वस्तु 58 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 40 है, अन्य 9 का विषय वस्तु क्या होगा? 10 संख्याओं का विषय वस्तु 58 है। यदि संख्याओं में से एक संख्या 40 है, अन्य 9 का विषय वस्तु क्या है? 540, 60, 18 या 162। तो कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 60। आप इनको याद करना पड़ेगा आपको। अगला है कि अपने पहले 5 जीव विज्ञान परीक्षणों पर बॉब ने प्राप्त किया निम्नलिखित स्कोर कितना? 72, 86, 92, 63 और 77। बॉब को अपने छठे टेस्ट में कितना टेस्ट स्कोर हासिल करना चाहिए ताकि उसका औसत सभी 6 परीक्षणों में होंगे कितना? 80 हो। औसत स्कोर कितना हो? 80 हो। तो कितना प्राप्त करना चाहिए? 90, 86, 95 या 80। तो 90 प्राप्त करना चाहिए। कितना? 90। ऑप्शन नंबर आ राइट आंसर हो जाएगा 90। अगला प्रश्न दिया है कि माध्य के अलावा निम्नलिखित नुकसान हैं क्या? वांछित बीजगणितीय गुण नहीं रखता, अगर चूक या गैर प्रतिक्रिया के कारण लापता मूल्य है तो गणना नहीं की जा सकती है, अत्यधिक मूल्यों से आसानी से प्रभावित हो जाता है, ओपन एडेड क्लास अंतराल वाले समूह डेटा में माध्य की गणना नहीं की जा सकती। तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि वांछित बीजीय गुण नहीं रखता है क्या? माध्य के अलावा निम्नलिखित नुकसान इसके क्या हैं? यह वांछित बीजीय गुण नहीं रखता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने जो है सेकंड पेपर का 101 यहीं तक आज रखते हैं। इसके बाद जो है इसकी जो लास्ट यूनिट का जो पार्ट बचा हुआ है, यानी कि यूनिट जो है हमारी इसकी 6 यूनिट है, इसके जो भी क्वेश्चन बचे हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। इसके बाद जो आने वाला पार्ट है, तो ये सेकंड पेपर है, आप इसको कवर कर लीजिएगा और इसे बार बार रिवाइज करते रहिए ताकि आपके एग्ज़ाम तक ये आप 2-3 बार इस वीडियो को रिवाइज कर लें और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।